आइए, करंट जीके में आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। आइए, आपने यूपी का नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये जो यूपी है, इसके अंदर एक जिला है शाहजहांपुर। लिखते जाइए साथ साथ। एक जिला है शाहजहांपुर। इस जिले में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है जलालाबाद। जलालाबाद। ये जो जलालाबाद है, इसका नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। परशुराम, आप जानते हो परशुराम, ये परशुराम की जन्मस्थली है, इसी कारण से किया गया। लिख दीजिए, क्योंकि यह है परशुराम की जन्मस्थली है। क्लियर? अब ये जो है नाम बदला है, अंतिम आदेश कौन देता है? ध्यान रखना, सबसे पहले तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो नाम बदलने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित करती है। कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद उस राज्य के विधानमंडल में जाता है या विधानसभा में जाता है। वहां से पारित होने के बाद या स्वीकृत होने के बाद ये सेंट्रल कैबिनेट में जाता है, अर्थात गृह मंत्रालय के पास जाता है। और गृह मंत्रालय जो है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वो अंतिम आदेश जारी करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अंतिम आदेश गृह मंत्रालय जारी करता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय। आप जानते हो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह। ये भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं। आप जानते हो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 के अंदर हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया 5 जुलाई 2025 को मनाया गया और इसी दिन आणंद, गुजरात में भारत के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। अमित शाह जी ने वो रखी थी। यदि मैं थोड़ा सा इसमें वैल्यू एडेड करूं तो राजस्थान का एक जिला है खेरथल तिजारा, इसका नाम भी बदला जाएगा भर्तहरि नगर। जब ये सूचना जारी हुई थी कि ऐसा काम हम करेंगे कि खेरथल तिजारा का नाम भर्तहरि नगर रखेंगे, तब मैंने आपको बताया था कि जिलों के नाम कैसे बदले जाते हैं या जिलों के स्थानों के नाम कैसे बदले जाते हैं। क्लियर होगी? तो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें, राजस्थान के संबंध में भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। आइए अब देखिए, एक न्यूज और है। देखिए, हमारे जो सदन है, 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में जो भी कार्रवाई होती है उसमें क्या भाषाओं का अनुवाद हो जाता है। कोई भाषा कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, तो अनुवाद होता है। लेकिन अब तक जो अनुवाद होता था 18 भाषाओं में अनुवाद होता था, लेकिन अब से यह 22 भाषाओं में अनुवाद होगा।
तो इसमें लिख दीजिए लोकसभा की कार्यवाही में 18 भाषाओं का अनुवाद होता था। ठीक है ना, लोकसभा की कार्यवाही का 18 भाषाओं में अनुवाद होता था, मतलब जो भी कार्रवाई थी उसका 18 भाषाओं में अनुवाद होता था। अब यह 22 भाषाओं में होगा। ध्यान रखना, यह आदेश जारी हो गया है और ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 22 भाषाएं हैं ये संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ध्यान रखना। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जो मूल संविधान, जब संविधान बना था में 14 को, बाद में कई संशोधन हुए। उस संशोधनों के तहत 8 भाषाएं और शामिल की गई, तो टोटल हो गई 22। ये 8 भाषाएं कई बार पूछी जाती है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया हुआ है, ध्यान रखना। ये सिंधी है, मणिपुरी है, कोंकणी है, ठीक है ना, बोडो है, संथाली है, डोगरी है, मैथिली है, ये सब आपको ध्यान रखनी है। 8 भाषाएं, ये ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ अभी, आप ध्यान दें, मैंने आपको लिखाया हुआ है। एक और ध्यान देना है, भारत में 11 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह आपके लिए होमवर्क है। जैसे सबसे पहले जो किया गया था 2004 में तमिल को किया गया था, फिर संस्कृत को किया गया था, तेलुगु था, कन्नड़ था, मलयालम था, ओडिया। ये लगभग 2014 तक इनको मान्यता दी गई थी। अब 2024 के अंदर पांच नई भाषाएं और शामिल की गई है। 5 नई भाषाएं और शामिल की गई है, जैसे असमिया हो गई। अब मैं नाम नहीं बताने जा रहा हूं, इन 5 का नाम आपको पता होना चाहिए, यह आपके एग्जाम में आई हुई है, ध्यान रखना। यहां लिख लेना 5 के नाम, वो कौन कौन सी है 5। यह आपका होमवर्क है। और ये जो 8 भाषाएं कौन सी है जो बाद में शामिल की गई, ये महत्वपूर्ण होती है, और कौन कौन से संशोधनों के तहत की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात सारी? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करें।